अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें की थी। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी पावर पॉइंट वाली? तो उस क्लास में हमने सबसे पहले ये देखा था कि आपकी ग्रामर के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है मैं आपको पिछले क्लास में ये बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर द गिवन स्ट्रिंग आपको एक ग्रामर गिवन होती है और आपसे कहा जाता है उस ग्रामर पे ये स्ट्रिंग आप पार्स करके देखें। अगर वो पार्ट्स जाता है तो वो स्ट्रिंग उस ग्रामर से बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो हम ये कहते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रिंग का वो पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग कंपाइलर का कोर्स पढ़ रहे हैं और कंपाइलर के कोर्स में सबसे पहला फेज हमारा था लेक्सिकल एनालाइजर ने हमें टोकन जनरेट करके दे दिए हैं। और जो टोकन जनरेट करके दिए हैं हम क्या देख रहे हैं अब सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर कि वो टोकन जो हैं वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहे हैं आपस में, क्या वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। तो वो मीनिंगफुल होगा तो पार्स ट्री बन जाएगी, अगर मीनिंग नहीं होगी उसकी तो उसकी पार्स ट्री डिजाइन नहीं होगी। तो हमने कहा कि इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करनी पड़ती है। फिर हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारी वो ग्रामर होती है जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को जनरेट करती है। ऑल दो कि ये तो कंपाइलर की ये तो ऑटोमेटा की बात है, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो हमने देखा उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, स्टार्टिंग सिंबल होता है और उससे दो चीज़ें डिराइव होती हैं। एक डेरिवेशन ड्राइव होती है और एक पास ट्री जनरेट होती है। डेरिवेशन बना लें या पास ट्री बना लें, दोनों से आपका स्ट्रिंग अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि पास ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पास ट्री का स्ट्रक्चर आपको ये डिसाइड करने में मदद देता है कि कौन सी चीज़ है जो पहले सॉल्व होगी या कौन सी चीज़ है जो पहले ऑपरेट होगी और कौन सी चीज़ है जो बाद में होगी। हमें पता है कि पास ट्री जो ऑपरेट करती है वो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट करती है। ठीक है, पास ट्री जो ऑपरेशन करती है वो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट करती है, पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट की तरफ जो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा वो पहले सॉल्व होगा और जो कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट होगा वो बाद में सॉल्व होगा। ये हमने बात पिछली क्लास में देखा। फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हमने ये देखा कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट होती हैं उसके अंदर भी पोजीशन मैटर करती है। जो वेरिएबल सबसे ऊपर ड्राइव हुआ है वो सबसे आखिर में प्रियोरिटी है और जो वेरिएबल सबसे नीचे है उसकी प्रियोरिटी क्या है? सबसे ज्यादा। इफ यू रिमेंबर, याद है ना पिछली क्लास में आईडी जो है सबसे नीचे था तो उसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा थी
और प्लस या माइनस सबसे ऊपर था तो उसकी प्रायोरिटी क्या थी, कम थी। ये यहां तक याद है आप सबको ये बात? ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमने ग्रामर में से तीनों इशू रिजॉल्व कर दिए। अब हमें जो है वो विदाउट इशू कोई ग्रामर मिलेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पार्सिंग के दो मेथड हैं जनरली। एक कहलाता है टॉप डाउन पार्सिंग, एक कहलाता है बॉटम अप। पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि एम्बिग्यूटी क्या होती है, लेफ्ट रिकर्ज फैक्टरिंग क्या होती है। एक चीज थोड़ा सा अपने पास आपको लिखनी पड़ेगी या मतलब याद करनी पड़ेगी। पिछली क्लास में जब मैं बता रहा था तो आ, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक बताई थी एम्बिग्यूटी, ठीक है, दूसरी चीज बताई थी लेफ्ट रिकर्जन, और तीसरी चीज बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा एक चीज देख लें जरा, ये डिटर्मिनिस्टिक जो है इसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट फैक्टरिंग। क्यों? अगर आप थोड़ा सा ये टॉपिक याद कर लें तो आपको ये बात याद होगी कि लेफ्ट फैक्टरिंग और सॉरी डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता था। अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी याद करवा दूं तो ये देखें, ये होता था ए ड्राइव ए बी वन और ए बी टू और ए बी थ्री, ये वाली एग्जाम्पल करवाई थी कि लेफ्ट साइड से ए कॉमन आ रहा है तो एक ही दफा आना चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने कर दिया था कि हमने इसको बोला था कि ए जो है वो किससे जनरेट हो जाएगा, इससे, और ए डैश जो है वो क्या जनरेट करेगा, ए डैश जनरेट करेगा हमारे पास या तो बी वन, याद है ना ये बात? अगर पढ़ के आए होंगे तो याद है, वरना याद नहीं होगी। बी टू और बी थ्री, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लेफ्ट फैक्टरिंग। क्या कहलाता है कॉन्सेप्ट? लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट से फैक्टर बना लिया आपने, तो इसका दूसरा नाम जो होता है डिटरमिनिस्टिक वाली चीज का, लेफ्ट फैक्टरिंग भी होता है। क्लियर? इसका लेस को लेफ्ट फैक्टरिंग भी कहते हैं, ठीक है। पर ये बात आपको बतानी थी पिछले टॉपिक की कि इसको लेफ्ट फैक्टरिंग भी कहते हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि लेफ्ट से फैक्टर बना रहे होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। टॉप डाउन पार्सिंग। अब ये टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है इसको देख लेते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है टॉप डाउन पार्सिंग, होती है बॉटम अप। ये टॉप डाउन पार्सिंग कहलाती है। टॉप डाउन पार्सिंग का, इसको टॉप डाउन पार्सिंग क्यों कह रहे हैं? ये स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होती है और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके ये आपके गिवन स्ट्रिंग तक जाने की कोशिश करती है। ये स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होती है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए ये आपके स्ट्रिंग तक जाने की कोशिश करती है। इज इट क्लियर? स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होगी और डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके आपके स्ट्रिंग तक जाने की कोशिश करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपको भी पता है कि बॉटम अप पार्सिंग क्या होगी, वो तो हम अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो स्ट्रिंग से लेके वापस रूट तक जाने की कोशिश करेगी। तो जब पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। अच्छा, अब मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको बता रहा हूं क्या होता है कि जो पूरा फ्लो है वो दोबारा से आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको तीन चीजें दी हुई है। आपको सबसे पहले एक चीज दी हुई है, क्या? एक ग्रामर, सही है, एक ग्रामर दी हुई है आपको। दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है? एक स्ट्रिंग, सही है। तीसरी चीज क्या आपके पास? पार्सिंग, जिसे मैं टॉप डाउन कह रहा हूं। ये तीन चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो ही आप टॉपिक में रह सकते हैं। आपको ग्रामर दी हुई है या आपने बनाई हुई है, कोई भी केस हो सकता है। फिलहाल हमें गिवन है, आपको एक स्ट्रिंग दे दिया और आपसे कहा बताइए ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे पॉसिबल है या नहीं है। मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट करता हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे पॉसिबल है या नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसको चेक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? पार्सिंग। अब लॉजिक क्या बनती है कि सर कोई स्ट्रिंग अगर मुझे दिया हुआ है किसी ग्रामर के लिए तो पार्सिंग ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं पढ़ रहे? तो जो चीज नहीं पढ़ रहे उसका रीजन हम समझने के लिए एक दो एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं पुराने वाले जो हम पढ़ के आए एआई के अंदर या DAA के अंदर या किसी और कोर्स के अंदर। सबसे सबसे पहले आप ये बोलें कि एक स्टूडेंट ये सोचता है कि सर देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ग्रामर है, लाइक एक ग्रामर कहाँ गई पीछे, सर ये ग्रामर है,
सही है सर। तो इससे अगर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना बना के चेक कर लूं लाइक सर्चिंग की तरह, तो मुझे पार्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं पहले ई से टी बनाऊं और टी से इंटीजर बना लूं। इस तरीके से मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के अगर सर्चिंग कर लूं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, उसका आंसर ये है। ये देखिएगा प्लीज, गौर से देखिएगा। हमें ये ग्रामर दी हुई है। सपोज कर लीजिए कि भाई हमें जो है बनाना है इंटीजर प्लस इंटीजर। सर्चिंग से ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है सिंपल सर्च से? इसका एक रीजन तो आपको मैं ऑटोमेटा में भी बता चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा सर ई। अब सर्चिंग में क्या होता है? सर्चिंग में सिंपल ये होता है कि जो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल होते हैं आप सब डिजाइन करते हैं। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम अनइनफॉर्म्ड सर्च ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम क्या करते थे, सारे नोट्स को ओपन कर दिया करते थे। याद है आपको ये बात? अगर स्टूडेंट्स को याद नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई सर्चिंग करते थे तो हम क्या करते थे, तमाम नोट्स को ओपन कर दिया करते थे। देखें, मुझे डिजाइन क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटीजर प्लस इंटीजर। लेकिन मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्टिंग सिंबल से। तो मैंने ई से स्टार्ट किया। अब ई के देखें कितने ऑप्शन है। ई से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ई क्या है? स्टार्टिंग सिंबल। ई के कितने ऑप्शन है? दो। ये दोनों मैंने बना दिए। सर्चिंग में यही होता है। याद है ये बात? जी। अब देखिए जैसे मैंने ये दो बनाए, अब टी प्लस ई से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? गौर से देखिएगा, ये कंप्लीट ट्री नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए ट्री बनाई गई है। तो टी प्लस ई को गौर से देखें। यहाँ पर टी की कितनी वैल्यूज हैं, जरा देख के बताएंगे मुझे? यहाँ पर टी की कितनी वैल्यूज हैं? दो। यहाँ पर टी की कितनी वैल्यूज हैं? सब लोग बताएंगे, शाबाश। दो वैल्यूज हैं टी की। और ई की कितनी वैल्यूज हैं? ई की कितनी है? ई की मतलब ई से कितने रूल बन सकते हैं? दो। तो दो और दो कितने हो गए? चार। इसका मतलब है इस चाइल्ड, इस नोड के चार चाइल्ड बन सकते हैं। इस नोड के चार चाइल्ड बन सकते हैं। इसका मतलब है इस नोड से चार ऑप्शन आ सकते हैं। हमने सारे नहीं बनाए हुए, जस्ट टू गेट एन आइडिया हमने कुछ बनाए हुए। इसी तरीके से यहां बताइए, इस टी के कितने ऑप्शन हैं? इस टी के पास कितने चाइल्ड हो सकते हैं? दो। तो इसके दो चाइल्ड आ गए। अब अगर मैं फर्दर आगे इसको एक्सटेंड करता रहूं, ये देखें, इसका ये हो गया टी प्लस ई में। टी प्लस ई में मैंने टी की वैल्यू, ई की वैल्यू दोबारा पुट कर दी, तो टी अपनी जगह पर है, ये टी अपनी जगह पर है, ये वाला। और ये ई की जगह पे टी प्लस ई आ गया। अब इसके अगर मैं आपसे चाइल्ड पूछूं तो इसके कितने चाइल्ड बनेंगे इस नोड के? कोई बता सकता है कि इस नोड के कितने चाइल्ड बन सकते हैं? इस नोड नहीं, डायग्राम में जो बने हुए हैं मुस्तफा, वो नहीं देखें आप, वो इनकम्प्लीट है। वो आपको एक आइडिया देने के लिए, छह चाइल्ड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी की कितनी वैल्यूज है हमारे पास? दो। इस टी की भी दो हो जाएंगी, दो और दो चार, और ई की कितनी हो जाएंगी? दो, तो छह हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर मैं सर्चिंग को, सॉरी, पार्सिंग, मतलब किसी भी चीज को, पार्सिंग को अगर मैं सर्चिंग के जरिए करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके दिमाग में? कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है चीज? क्या चीज है आपके दिमाग में कि सर इसलिए इसमें तो ये मसला हो जाएगा अगर मैं सर्चिंग के जरिए करूं कि कॉम्बिनेशन बना बना के चेक करता रहूं, बना बना के चेक करता रहूं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेन? रिकर्सिव हो गया, और कोई? टाइम का मसला हो जाएगा, बिल्कुल। और कोई मसला है? मेमोरी का मसला हो गया। इसके अलावा कोई मसला नजर आ रहा है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो आप, इनफाइनाइट भी चलो हो गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ इनफाइनाइट तो है जासिर, बिल्कुल सही है। इब्राहिम इनकम्प्लीट भी है। एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो इंपॉर्टेंट इशू क्या है? हाँ ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब क्यों है? देखिए फर्ज कर लीजिए कि आप एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो इससे नहीं बन सकती। इस बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा कि फर्ज कर लें आप एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो इससे नहीं बन सकती। आपकी कोडिंग के अंदर आपको ये दे दिया गया, इंटीजर इंटीजर। आपको पता है ये स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो आइडेंटिफायर के इन बिटवीन हमेशा ऑपरेटर आता है। ऐसा ही है ना? दो आइडेंटिफायर के इन बिटवीन हमेशा ऑपरेटर आता है। अब आप इससे अगर ये बनाने की कोशिश करेंगे इस ग्रामर से, जिसने कोडिंग लिखी है उसने गलती की है,
और हम चाहते भी यही है कि उसकी गलती को रिकग्नाइज करें, हम चाहते भी यही है ना कि उसकी गलती को रिकग्नाइज करें। हम ये बता दें कि भाई इस लाइन के अंदर एरर है, ये लाइन सही नहीं है, ग्रामर के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर से चेक करूं सर्चिंग के जरिए, ये चलता रहेगा, कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। अभी ये 6 बने, आगे जाके 8 बन जाएंगे, फिर 12 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? एंड ये इनकम्प्लीट जाता रहेगा, इनफाइनाइट जाता रहेगा। देखिए मैं कॉम्प्रोमाइज कब कर सकता हूं? मैं कॉम्प्रोमाइज जब कर सकता हूं कि जब एक स्ट्रिंग मौजूद हो, चाहे मुझे 1 करोड़ नोट जनरेट करनी पड़े या 1,000, मैं कहूंगा यार मौजूद है ना, तो मुझे कभी ना कभी यस का आंसर मिल जाएगा। सही कह रहा हूं गलत? मुझे कभी ना कभी यस का आंसर मिल जाएगा कि हाँ सर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग मौजूद ही नहीं है तो आप कॉम्बिनेशन बनाते रहे। देखें अभी ये 6 बने, इसका एक चाइल्ड वो होगा जिसके अंदर ई की वैल्यू दोबारा से पुट करूंगा टी प्लस ई, तो 8 हो जाएंगे, फिर उससे 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, वो चाइल्ड कंटिन्यू चलता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए ये खत्म हो गया क्योंकि इसके मजीद चाइल्ड नहीं है, लेकिन चूंकि इनके अंदर वैल्यूज हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। तो ऐसा स्ट्रिंग जो कि पॉसिबल नहीं हो, ऐसा स्ट्रिंग जो कि पॉसिबल नहीं हो, तो उसके लिए सर्चिंग जो है उसको बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, और हम क्या करेंगे? हम आंसर नहीं हासिल कर पाएंगे। एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढ रहा हूं मैं, एक ऐसा नाम का बंदा ढूंढ रहा हूं पूरी दुनिया में जो मौजूद ही नहीं है, तो मुझे कभी मिलेगा भी नहीं और कभी मेरी सर्चिंग खत्म भी नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? देखिए सर्चिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है कि अगर फाइनाइट स्पेस हो, फाइनाइट स्पेस हो तो आपको आपका आंसर बेहतर तरीके से थोड़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आपका स्पेस ही इनफाइनाइट हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखें इन्होंने कहा, इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया अभी ये देखें इन्होंने कहा हुआ ये कि देखें मिल जाएगा आपको, आप एक दफा सब जनरेट कर दें और फिर हर नोड पे जा जाके विजिट करते रहें। आपको क्या ढूंढना है? इंटीजर प्लस इंटीजर। आप हर नोड पे जाइए, हर नोड पे जाइए और उससे मैच कीजिए इंटीजर प्लस इंटीजर को, तो कभी ना कभी आपको इंटीजर प्लस इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंटीजर प्लस इंटीजर है ही नहीं तो फिर आपको कैसे मिलेगा? तो ये आगे बढ़ते हैं। सर्चिंग के 2 मेथड मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक बीएफएस एक डीएफएस, जो कि हमने पहले पढ़े थे। और ये भी देख लेंगे कि भाई बीएफएस और डीएफएस जो है वो क्यों हमारे लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगेन स्टूडेंट को पार्सिंग स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सर बीएफएस के जरिए क्यों नहीं कर रहे या डीएफएस के जरिए क्यों नहीं कर रहे सर्चिंग। ठीक है, तो बीएफएस थोड़ा सा याद है आपको? ये बीएफएस याद है थोड़ा सा? जी, ये बीएफएस याद है थोड़ा सा? ये बीएफएस याद है? रिकॉल कर दें। अच्छा, बीएफएस क्या करता था? लाइक अगर मैं यहाँ पर एक ट्री जनरेट करने की कोशिश करूं, सी डी, ये बी के चाइल्ड हैं, बी के चाइल्ड हैं डी और ई, और ये एफ हो गया, ये जी हो गया। तो ये किस तरीके से सर्चिंग करता था? ये रूट से स्टार्ट करता था और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता था। क्या करता था बेटा? ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, लेफ्ट से राइट। तो ये सर्चिंग किस तरीके से करेगा? सबसे पहले ए, सबके पास स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन क्या सबके पास नहीं आ रही? आ रही है भाई। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? ये सबसे पहले ए से बात करेगा, मतलब ए, फिर फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, और क्या करेगा? लेफ्ट से राइट। याद आया? ये मतलब ये इसको फर्स्ट करिए, इसको ढूंढना है ई को। तो ये पहले ए के पास जाएगा, ए से कहेगा भाई तुम्हारे चाइल्ड कौन है? वो बोलेगा बी और सी। तो बोलेगा तुम क्या ई हो? वो कहेगा नहीं। तो फिर ये बी पे जाएगा, बी से पूछेगा लेफ्ट से राइट, टॉप डाउन, मतलब पहले फर्स्ट लेवल पर ये क्या आती है? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। याद आया कुछ? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सर्चिंग पाथ क्या होगा, वो ये होगा, ये देखें ए बी सी डी ई। याद आया कुछ? पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। याद आया बाकी सबको? ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होती है। तो हम ये देख रहे हैं,
तो BFS जो है, अगर BFS के जरिए हम सर्चिंग करने की कोशिश करें तो देखें क्या होगा। अब आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, अगर आपको BFS याद आ गया कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते थे, क्या यूज करते थे, कौन सा स्ट्रक्चर, क्यू। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते थे, क्यू स्ट्रक्चर। ये याद है या नहीं है? ए के चाइल्ड को क्यू में रख दिया करते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, याद है? अभी करते हैं तो दोबारा समझ में आता है, ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। ये देखें, आप सपोज कीजिए कि ये वर्क लिस्ट है, ये क्यू है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक दो स्लाइड आगे लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब। ये देखें, सबसे पहले आप क्या करते थे, आपका रूट होता था, रूट, इसमें रूट क्या है, आपका स्टार्टिंग सिंबल। अब थोड़ा सा आप मेरे साथ तवज्जो से देखिएगा चीजों को, ये ई हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे ट्री बनानी है, तो आप बोलेंगे सर बताएं ई के कितने चाइल्ड हैं, ऐसे बन जाएगी ना ट्री। तो ई का कौन सा चाइल्ड है यहाँ पर, एक टी है और दूसरा क्या है, थोड़ा सा साफ सुथरा काम कर लेते हैं, ई। अब ई के दो चाइल्ड हैं, सही है। एक चाइल्ड क्या है ई का, एक चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, चाइल्ड का मतलब है कि जो उससे ऑप्शन बन रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे सर एक चाइल्ड जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है ई का टी, और दूसरा क्या दिख रहा है, टी प्लस ई। पहले मुझे बताइए ये चीज सबकी समझ में आई, इतनी भी चीज समझ में आई सबके कि मैंने क्या बनाने की कोशिश की है। मैंने ई से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ई इसका स्टार्टिंग सिंबल है। अब ई के कितने ऑप्शन है, दो, एक टी है और एक टी प्लस ई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर फर्दर आपसे कहा जाए कि इस टी के कितने ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे सर इस टी के भी दो ऑप्शन है। ऐसा ही है, क्या क्या है, इस टी का क्या है, इंटीजर, और उसका क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस ई, राइट पैरेंथेसिस। क्लियर ये बात? बिल्कुल। मुझे बताएं इस नोड के कितने चाइल्ड होंगे, चार, वंडरफुल। ठीक है, एक, दो, तीन, और ये चार। अब अगर मैं इन चार को लिखूं तो देखें मैं कितना लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले टी प्लस ई, तो टी प्लस ई में सिर्फ टी की वैल्यू फिल कर दो। तो टी की वैल्यू क्या है, इंटीजर प्लस ई। बताएं ये चाइल्ड समझ में आया सबके, ये चाइल्ड समझ में आया सबके। इस टी प्लस ई में सिर्फ टी की वैल्यू फिल कर दी पहली, अब दूसरी वैल्यू फिल कर देते हैं टी की। नहीं समझ में आया इब्राहिम? ये टी प्लस ई है, इसमें मुझे अभी आपने बताया था ना चार चाइल्ड हैं इसके, तो चार चाइल्ड कैसे हैं वो बता दें फिर आप। अगर आप फोर बता रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर कौन से हैं। देखिए टी प्लस ई, टी की वैल्यू क्या है, इंटीजर। एक दफा टी की वैल्यू इंटीजर फिल करेंगे, एक दफा टी की वैल्यू फिल करेंगे ये वाली, फिर एक दफा ई की वैल्यू फिल करेंगे टी, और एक दफा ई की वैल्यू फिल करेंगे टी प्लस ई। एक मिनट दे दे, मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल, ये दूसरा चाइल्ड समझ में आया, ये दूसरा चाइल्ड समझ में आया। हमें वेरिएबल की वैल्यू को फिल करना होता है ना, ड्राइव करना होता है। तो देखें टी की वैल्यू क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस ई, मैंने उसको फिल कर दिया, प्लस ई हो गया। ये बात समझ में आई सबके? अब क्या होगा, अब टी अपनी जगह पे रहेगा और ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा टी से। क्यों? क्योंकि देखें ई की वैल्यू क्या है, टी। और एक और चाइल्ड अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, अब जल्दी से बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? किसकी समझ में ये नहीं आया है?
जल्दी बताइए, शाबाश जल्दी बताइए, आज टाइम नहीं है हमारे पास। इब्राहिम समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? आपको इनकी वैल्यूज को रिफिल करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये टी की जगह पे दो ऑप्शन है टी के, एक दफा इंटीजर लिख दिया, एक दफा ये लिख दिया। ये देखें, ये देखें, ये ई अपनी जगह पर है, टी प्लस ई। तो टी का एक ऑप्शन क्या है? वो लिख दिया मैंने। और टी का दूसरा ऑप्शन क्या है? वो लिख दिया यहाँ पर। कोई मसला है इसमें? इसी तरीके से अब ये टी अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला। अब ई आ गया, तो ई के दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है? टी, और दूसरा ऑप्शन क्या है? टी प्लस ई। क्लियर? बाकी सबकी समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये समझ में आ गया है, तो अगर मैं इस पे बी एफ एस लगाऊं, बी एफ एस, बी एफ एस, तो ये चीज सही है कि सबसे पहले जो नोड ट्रेवर्स होगी वो ये वाली होगी 1, फिर ये वाली 2, फिर ये वाली 3, अकॉर्डिंग टू नंबर 4 5 6, 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है? ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं इस पे बी एफ एस लगाऊं तो कैसे ट्रेवर्सिंग होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने नीचे करके बना दी जगह की वजह से, वरना ये सब एक ही लेवल पे है, ये चारों एक ही लेवल पे है। ये बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है। अब अगर ये चीज समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने वर्क लिस्ट के अंदर ई को रखा। ये वर्क लिस्ट क्या चीज है अभी समझ में आता है आपके? मैंने मैच किया, क्या ई जो है वो इंटीजर प्लस इंटीजर के बराबर है। मुझे बनाना क्या है? इंटीजर प्लस इंटीजर। मेरे पास ये ग्रामर है और ये वर्क लिस्ट है। वर्क लिस्ट क्या है? जिस पे मैं काम करूंगा। ये देखें, मैंने ई को बाहर निकाला, ई से पूछा कि भाई तुम इंटीजर प्लस इंटीजर हो? उसने बोला नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो यार, तुम्हारे जो चाइल्ड हैं वो तुम वर्क लिस्ट में रखवा दो। दोबारा सुन लीजिए, ई से कहा कि तुम्हारे जो चाइल्ड हैं वो तुम वर्क लिस्ट में रखवा दो। ये बात समझ में आ रही है? ये देखें, ई के जो चाइल्ड है टी, टी प्लस ई, यही है, उसको वर्क लिस्ट में रखवा दो। लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। इज इट क्लियर? तो ये देखें, मैंने वर्क लिस्ट में रखवा दिया। इज इट क्लियर? यही कर रहा था मैं बीएफएस में भी, क्यू के अंदर रखता था। ये वही चीज है, बस आप लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, पता है, शायद आपको याद नहीं है बात, और कोई मसला नहीं है। ये वही चीज है, रख दिया। अब मैं वापस आ गया। अब वर्क लिस्ट में लेफ्ट चाइल्ड बाहर आएगा पहले, तो पहले कौन गया था? टी, तो टी बाहर आ गया। तो देखें, थोड़ा सा याद रखिएगा, सबसे पहले हमने किसको ट्रैवर्स किया है? ई को। हमें ई को ही करना था। ये बना हुआ नहीं है हमारे पास, ये मैंने आपके लिए बनाया है। अब बताएं कौन सी चीज बाहर आएगी इन दोनों में से? लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट वाली कौन सी चीज है? टी। आगे टी बाहर। सेकंड नंबर पे किसे एक्सेस करना था? टी को ही करना था। टी को कर दिया। अब टी से पूछेंगे भाई टी तुम इंटीजर प्लस इंटीजर हो? बोलेगा नहीं। तो उसके चाइल्ड जो है वो कौन है? ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, ये रख दिए। ये इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब बस वापस आए, अब दोबारा से लेफ्ट पूछा, तो टी प्लस ई, तो टी प्लस ई को ही बाहर आना चाहिए था। टी प्लस ई बाहर आ गया। फिर इस तरीके से अब ये देखें, सारे स्टेप आप देख लीजिएगा। टी प्लस ई के 4 चाइल्ड थे, चारों को रख दिया, फिर इंटीजर बाहर आया, इंटीजर से मैच किया, चलता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चाइल्ड बनते रहेंगे, जनरेट होते रहेंगे, बनते रहेंगे, जनरेट होते रहेंगे, ये बनते रहेंगे। अब देखें चल रहे आ रहे हैं, मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। अब ये बने आ रहे हैं, देखें, अब आगे देखिएगा जरा, ये बने जा रहे हैं। आपकी वर्क लिस्ट का साइज देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है? और देखें, ये देखें वर्क लिस्ट का साइज। आंसर मिल ही नहीं रहा आपको। आपका आंसर देखें, ये इंटीजर प्लस टी। अगर मैं इंटीजर प्लस टी पे फर्ज करके पहुंच जाऊं, तो इंटीजर प्लस टी में टी की वैल्यू क्या फिल होगी? इंटीजर, ऐसा ही है। लेकिन वो सेव होने के बाद नीचे कहीं रखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि हम तो चाइल्ड को वर्क लिस्ट में रख रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है मुझे उस वक्त नहीं मिलेगी आंसर, मुझे मिलेगा थोड़ी देर बाद। क्लियर हो रही है बात? जब मैं इंटीजर प्लस टी वाली नोट पे पहुंचूंगा, तो इंटीजर प्लस टी के चाइल्ड के अंदर इंटीजर प्लस इंटीजर आ जाएगा, लेकिन वो मुझे यहां कहीं सेव होगा।
इसी तरीके से देखें, इन्होंने आपको हाईलाइट करके क्या बताया हुआ है कि आपका आंसर सिस्टम में मौजूद है, लेकिन वो आपको अभी नहीं मिलेगा, काफी आगे जाके मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो आपको आइडिया देना चाह रहा हूं वो ये देना चाह रहा हूं कि बीएफएस एक स्लो प्रोसेस है। बीएफएस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। बीएफएस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, तो आपको आपका आंसर बहुत देर में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ऐड करना चाहें कोई चीज इसमें तो डिसएडवांटेज में, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो, कि क्या एक डिसएडवांटेज और हो सकता है बीएफएस का, जल्दी बताइए जल्दी। अगर इंटीजर प्लस इंटीजर इसके अंदर मौजूद नहीं होता तो बीएफएस सर्चिंग करता रहता, जनरेट करता रहता, नोट्स को जनरेट करता रहता, करता रहता। ये बात समझ में आ गई? ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ना, कि अगर फर्ज कर लीजिए इंटीजर प्लस इंटीजर मौजूद ही नहीं है तो ये बनाता रहेगा। देखें इधर इसने कितने बनाए, इधर इसने 4 बनाए, फिर इन 4 से 6 बनेंगे, फिर एंड सो ऑन, ये बनते रहेंगे। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? तो ये लॉजिक है कि बीएफएस की प्रॉब्लम क्या है। ये देखें, वेस्टेड एफर्ट्स है। आपको पता है वेस्टेड एफर्ट का मतलब ये है कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी चीज क्या, ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर थोड़ी बताएगा, मैंने जिनको एआई पढ़ाया था या जिन्होंने एआई पढ़ा हुआ है, क्या वो ब्रांचिंग फैक्टर की डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे? ब्रांचिंग फैक्टर की कोई डेफिनेशन बता सकता है? बता दें, शाबाश। ब्रांचिंग फैक्टर एआई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्री सर्चिंग में। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ट्री के अंदर किसी नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, वो ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है। एक ट्री के अंदर किसी नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, वो ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं, ये देखें, फर्स्ट कर लें ये एक नोड है, इसमें यहां पर 3 चाइल्ड जनरेट हुए हैं, लेकिन ये नीचे वाली नोड पे यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 ही हैं बस, यहाँ पर 1 है। तो इस ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 4 क्यों कहलाएगा? इस ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 4 इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम चाइल्ड किसी स्पेसिफिक नोड से कितने जनरेट हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। क्लियर? याद आया? इसके अंदर मैक्सिमम चाइल्ड इस नोड से 4 जनरेट हो रहे हैं, तो हम ये बिलीव करते हैं कि इसका ब्रांचिंग फैक्टर 4 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर नोड पे 4 जनरेट होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम चाइल्ड किसी भी नोड से कितने जनरेट हो सकते हैं वो कहलाता है ब्रांचिंग फैक्टर। याद आई ये बात? जी, आंसर कीजिए। और ये बात भी बता दीजिए, ये याद है ना 8 टाइल पजल? 8 टाइल पजल, तो 8 टाइल पजल में मैंने आपको बताया था इसका ब्रांचिंग फैक्टर कितना होता है, 4। क्यों? क्योंकि 4 मूव्स हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर मैं आपसे बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर पूछूं, बाइनरी ट्री का, तो वो कितना होता है, 2। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चाइल्ड बाइनरी ट्री में कितने जनरेट हो सकते हैं, 2 जनरेट हो सकते हैं। क्लियर? याद आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ब्रांचिंग फैक्टर का इशू है। क्यों ब्रांचिंग फैक्टर का इशू है? क्योंकि आपके चाइल्ड बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो बीएफएस है उसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी और उसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की कि चलें सर, आंसर नहीं मिल रहा तो ना मिले, लेकिन ब्रांचिंग फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे सॉल्व कर दिया। मतलब उसका नाम क्या रख दिया, लेफ्ट मोस्ट बीएफएस। अब लेफ्ट मोस्ट बीएफएस के हिसाब से क्या काम होगा वो जरा देख लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट बीएफएस में लॉजिक ये लगेगी कि जब भी चाइल्ड बनाओगे तो सिर्फ लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल के जरिए ही चाइल्ड बनाओगे, उससे ज्यादा नहीं बनाओगे। इसका मतलब क्या है, आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। जहां तक सेम है वहां तक सेम रहने देते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये आया, ये 2 होगा, सही है, ये तो सेम है, वही चीज है, ये वही चीज है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है।
साथ साथ आंसर कीजिए मुझे, शाबाश। अब आ जाए ये, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया, मैं आपको ये लॉजिक बता देता हूँ कि इन्होंने इसके चाइल्ड जनरेट नहीं किए, क्योंकि इसके शुरू में सिर्फ एक ही है, इंटीजर से इंटीजर मैच नहीं हो सकता, और यहाँ है लेफ्ट पैरेंथेसिस, और आप जो स्ट्रिंग ढूंढना चाह रहे हैं उसके शुरू में क्या है, इंटीजर। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस और इंटीजर आपस में मैच नहीं हो सकते, फिर इन्होंने ये डिस्कार्ड कर दिया। ये डिस्कार्ड करने के बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अब मुझे बताइए ये क्या हुआ।